क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड्स की वो एक कैटेगरी जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी 5 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने कौन से पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि हु शुड इन्वेस्ट इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स किन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं सभी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 26 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में मैंने इस फंड से रिलेटेड सभी पैरामीटर्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि फंड्स का रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न, देन इन फंड्स का रिस्क, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, एयूएम और फंड की एज क्या है। इन सभी फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हुए इन फंड्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे, और फिर एंड में हम अपने लिए 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से कि भाई मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखो, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में जो आपका पैसा है वो मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। सेबी ने ना कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। किस बेसिस पर डिवाइड किया है? उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? किसी भी कंपनी के टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, वो अमाउंट हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। जैसे अगर किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख हैं और उसके पर शेयर का जो आज के दिन मार्केट में प्राइस चल रहा है वो है 100 रुपीज, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 5 करोड़। ये 5 करोड़ हो गई उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस जो ये वर्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन को, इसे हम अपनी आम भाषा में मार्केट वैल्यू भी बोल देते हैं कि भाई फलानी कंपनी की ये मार्केट वैल्यू है। अब ये मार्केट कैपिटल ही डिसाइड करती है कि भाई कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आएगी। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से नीचे है तो वो स्मॉल कैप में इंक्लूड होती है। अगर उसकी मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में है तो वो मिड कैप में इंक्लूड होती है, और अगर उसकी मार्केट कैपिटल 20000 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज कैप में मानी जाती है। अब सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट 101 से 250 तक की कंपनीज मिड कैप में आती हैं और 250 के बाद वाली कंपनीज स्मॉल कैप में आती हैं। तो अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में हमारा पैसा मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 101 से 250 तक की जो कंपनीज हैं उनमें। अब ये मिड कैप कंपनीज ही वो कंपनीज हैं जो आगे चलकर फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज वाली कैटेगरी में स्टैंड करेंगी, और क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज हैं तो इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से हमें ह्यूज रिटर्न्स मिलते हैं। अब अगर मैं आप सबको एग्जांपल दूं तो Amazon, गूगल, फेसबुक ये सब वो कंपनीज हैं जो अपने इनिशियल ईयर्स में मिड कैप कैटेगरी में स्टैंड करती थी, लेकिन अपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ और मार्केट एक्सपेंशन की वजह से आज के दिन ये कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी में स्टैंड करती हैं। अब चलते हैं हमारी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, हु शुड इन्वेस्ट इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हो या फिर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं। इन फंड्स में आपका पैसा ग्रोइंग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि स्टेबल होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले एक साल में 48.31% रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि अगर किसी ने एक साल पहले इस फंड में लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन उसका पैसा ऑलमोस्ट 1.5 लाख हो गया होता। और अगर हम इस फंड के लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स देखें तो वो है 36.57%। इसका मतलब ये है कि इस फंड ने हर 3 साल में लोगों के पैसे को डबल किया है। अब नेक्स्ट है, अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि 5-7 साल के लिए, तो आपके लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज ही वो कंपनीज हैं जो आगे चलकर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो करेंगी, और यही कंपनीज आगे लार्ज कैप कंपनीज भी बनेंगी। तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमें अच्छा खासा रिटर्न अर्न करके देंगी। नेक्स्ट है, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू 100, 500 या फिर 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट एज वेल। हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फंड्स।
अब फंड्स को कंपेयर करने के लिए ना मैंने 26 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में ना मैंने इन सभी म्यूचुअल फंड्स की फंड एज ली है, AUM जिसको हम फंड साइज भी बोलते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स को कंसिडर किया है। उसके बाद मैंने एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी फैक्टर्स मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। अब इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर हम इन फंड्स को एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे और फिर एंड में हम अपने लिए 5 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब एक साथ इतने सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर और एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक फैक्टर के हिसाब से देखेंगे कि भाई वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे लास्ट में स्टैंड करते हैं और फिर उन वीक म्यूचुअल फंड्स को हम इस लिस्ट से एलिमिनेट करते जाएंगे। हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है AUM। अब ये AUM क्या होता है? ये होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। कोई भी नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई, उसमें कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया, कुछ और थर्ड पार्टी ने, बाकी सब लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब उस स्कीम में जितना भी टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया है ना, वो जो टोटल अमाउंट है वो हमारा AUM होता है। AUM को हम फंड साइज भी बोल देते हैं। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM 1000 करोड़ से कम है तो उस स्कीम में आगे चलकर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। जब कभी कल को मार्केट डाउन जा रही है और हम उस स्कीम में से अपना पैसा विड्रॉ करना चाहें, यानी कि उसको बेचना चाहें, तो हो सकता है हमें बायर ना मिले। क्यों? क्योंकि कम लोगों ने उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अब जिन फंड्स का AUM 1000 करोड़ से कम है, हम ऐसे फंड्स को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। और हमारे इस लिस्ट में ऐसे 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, एक तो यूनियन मिड कैप और एक JM मिड कैप। तो इन दोनों फंड्स को अब मैं रेड मार्क करती हूँ और अपनी लिस्ट से फिल्टर आउट करती हूँ। तो अब हमारे पास बच गए हैं टोटल 24 म्यूचुअल फंड। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है वो है एज ऑफ फंड। एज ऑफ फंड का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर फंड वो कब लॉन्च हुआ था, कितना पुराना है वो फंड। तो अब हम क्या करेंगे, जो फंड्स रिसेंटली 2-3 साल में लॉन्च हुए हैं ना, उनको हम अपनी इस लिस्ट से एलिमिनेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ना उन फंड्स का भी एनफ डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमारे पास उनके सिर्फ लास्ट 1 ईयर के ही रिटर्न्स अवेलेबल हैं, 3 इयर्स या 5 इयर्स के रिटर्न्स नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, ये सब हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते। एंड सेकेंड पॉइंट कि जब हमारे पास और अच्छे पुराने फंड्स अवेलेबल हैं जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों में, तो ऑब्वियसली हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे, वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हम न्यू फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेंगे। तो अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें कि ऐसे कौन से फंड्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, तो ऐसे 3 फंड्स हैं, व्हाइट ऑक कैपिटल, कैनरा रोबेको और बंधन मिड कैप फंड। इन तीनों को ही लॉन्च हुए अभी बस 1 ही साल हुआ है और इनका लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के अलावा और कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं इन तीनों को रेड मार्क करती हूँ और अपनी इस लिस्ट से एलिमिनेट करती हूँ। तो अब हमारे पास बचते हैं टोटल 21 म्यूचुअल फंड। अब इन 21 फंड्स में से नेक्स्ट हम उन फंड्स को एलिमिनेट करेंगे जो कंटिन्यूअसली लास्ट 3 ईयर से अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। तो निफ्टी मिड कैप 150 का लास्ट 3 इयर्स का जो रिटर्न है वो है 29.3%। तो हम अपनी लिस्ट में अब ऐसे फंड्स को एलिमिनेट करेंगे जिनका रिटर्न इस 29.3% से कम रहा है। तो ऐसे हमारी लिस्ट में टोटल 16 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो मैं इनको रेड मार्क करती हूँ और अब अपनी लिस्ट से एलिमिनेट करती हूँ। और अब हमारे पास बचते हैं हमारे 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मैं इन पांचों फंड्स को आपस में कंपेयर करूंगी। हम इनके लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 इयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, प्लस इनका एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम इनको अच्छे से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट रहेंगे। यानी कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो, मतलब आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ मॉडरेट रिस्क ही लेना चाहते हो तो आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहले एक बार इन पांचों फंड्स का हम रिटर्न देखते हैं, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 इयर्स का रिटर्न, कि उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न किस फंड ने दिया है। अगर हम लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न है महिंद्रा मनुलाइफ का, तो मैं 1 ईयर कैटेगरी में इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। अब 3 इयर्स का अगर मैं रिटर्न देखूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं क्वांट मिड कैप फंड ने, तो 3 ईयर कैटेगरी में मैं क्वांट मिड कैप को ग्रीन मार्क करती हूँ। और अगर मैं 5 इयर्स का रिटर्न देखूं तो उसमें भी क्वांट मिड कैप के ही रिटर्न सबसे ज्यादा हैं, 31.25%। तो 5 ईयर की कैटेगरी में भी मैं क्वांट मिड कैप को ही ग्रीन मार्क करती हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारा पैसा मैनेज करती हैं,
तो ऑब्वियसली वो बदले में हमसे कोई फीस तो चार्ज करेंगी ना, तो जो ये फीस होती है ये हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा कम हो उतना ही वो फंड अच्छा है, क्योंकि हमें उतनी ही कम फीस देनी पड़ेगी। लोअर द एक्सपेंस रेशियो बेटर द फंड इज। तो अगर हम अपनी इस लिस्ट में अब देखें कि भाई सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किस फंड का है, वो है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का 0.5%। तो यहाँ पर मैं इस फंड को ग्रीन मार्क करती हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए वो है अल्फा। अल्फा हमें बताता है कि म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जिस म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज्यादा हाई है, इसका मतलब उस फंड ने उतने ही ज्यादा हाई रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो इसका मतलब है हायर द अल्फा बेटर द म्यूचुअल फंड इज। तो अगर हम अपने इस लिस्ट में देखें कि भाई किस फंड का अल्फा सबसे ज्यादा हाई है, तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो इस कैटेगरी में मैं इसको ग्रीन मार्क करती हूँ। और अगर मैं ये देखूं कि सबसे लोवेस्ट अल्फा किसका है, यानी कि किस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में सबसे लोवेस्ट रिटर्न्स दिए हैं, तो वो है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। तो यहाँ पर मैं इस फंड को ना रेड मार्क करती हूँ। हमारा नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है बीटा। बीटा हमें बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में चेंजेस होते हैं और बेंचमार्क ऊपर या नीचे जाता है, तो उस फंड के रिटर्न्स, उस फंड की परफॉर्मेंस कितने ऊपर या नीचे जाती है। जैसे कि अगर किसी फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है और मार्केट में चेंजेस हुए और ये बेंचमार्क 1% से गिर गया, तो वो फंड कितने परसेंट से गिरेगा, ये चीज हमें बीटा बताता है। तो अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो फंड उतना ही कम इफेक्ट होता है मार्केट चेंजेस से, और वो फंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है। और जो फंड जितना ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है वो उतना ही कम रिस्की है। और अगर किसी फंड का बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि भाई वो फंड ज्यादा रिस्की है, वो फंड ज्यादा इफेक्ट होता है मार्केट चेंजेस से। तो अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें कि भाई वो कौन सा फंड है जिसका बीटा 1 से कम है और पांचों में सबसे कम है, तो वो फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो इस फंड को मैं ग्रीन मार्क करती हूँ। और हमारी लिस्ट में एक फंड ऐसा है जिसका बीटा 1 से ज्यादा है, वो है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। तो इस फंड को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ बीटा की कैटेगरी में। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि वो अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा या फिर कितना कम रिटर्न्स देता है। जैसे कि अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है और उसके एवरेज रिटर्न्स 30% है, तो उस फंड का जो रिटर्न है वो 30-10 और 30+10 की कैटेगरी में रह सकता है, यानी कि मिनिमम रिटर्न 20% तक भी जा सकता है और मैक्सिमम रिटर्न 40% तक भी जा सकता है। तो ये चीज हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि उस फंड के रिटर्न्स कितने ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे एज कंपेयर टू इट्स एवरेज रिटर्न। तो जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम है, वो फंड उतना ही ज्यादा बेटर, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। तो अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम किसका है, तो वो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। तो मैं यहाँ पर इस फंड को ग्रीन मार्क करती हूँ इस कैटेगरी में। और अगर मैं ये देखूं कि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, तो वो है क्वांट मिड कैप फंड का 16.68%। तो मैं इस फंड को रेड मार्क करती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की कैटेगरी में। अब मैं अपने एनालिसिस को यहाँ कंक्लूड करती हूँ और ये देखते हैं कि कौन से फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगे, यानी कि कौन से फंड ज्यादा रिस्की हैं, और कौन से फंड मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगे जिनमें मॉडरेट रिस्क है। तो अब अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें ना, तो महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड पर ना 2 रेड मार्क आए हैं रिस्क की कैटेगरी में, यानी कि ये फंड सबसे ज्यादा रिस्की है। और अगर इसके रिटर्न्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स रहे हैं 55.27%, यानी कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स। तो यही वो फंड है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बाकी के बचे हुए 4 फंड्स, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड, ये चारों फंड्स अच्छे ऑप्शंस रहेंगे मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए, जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और ठीक ठाक सा रिटर्न भी अर्न करना चाहते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करा। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स और अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।